पोटाशियम हमारे शरीर के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही पेड़ पौधों के लिए भी होता है। हमारे शरीर में अगर सही मात्रा में पोटाशियम है तो हमारे नर्व सिस्टम को वो अच्छे से फंक्शन करता है, मसल की कंट्रैक्शन को भी सही ढंग से चलाता है, साथ में बोन स्ट्रॉन्ग करता है, किडनी फंक्शन को सही रखता है और भी बहुत कुछ। वहीं पर अगर पोटेशियम हमारी बॉडी में लो हो जाता है तो हमारे मसल्स वीक होने लगती है। केला पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होती है, इसलिए मैं अपने टेरेस गार्डन में एक केले के पेड़ लगाने जा रही हूँ। केले के पेड़ कैसे लगाने चाहिए उसको बताने के साथ साथ केले के पेड़ से किस तरह पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पौधों के लिए बना सकते हैं वो भी बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जुलाई मंथ में मैंने ढेर सारे फ्रूट ट्रीज लेके आई थी अपने टेरेस गार्डन में लगाने के लिए। उस टाइम मैंने इस केले के पेड़ को भी लेके आई थी। तब इस केले के पेड़ में सिर्फ 2 ही पत्ते थे। जुलाई में मेरे पास जगह खाली नहीं था इस केले के पेड़ को लगाने के लिए, इसीलिए मैंने 12 बाय 12 के इस ग्रो बैग में इसको लगा दिया था। कहा जाता है इंसान की तरह केले का पेड़ भी 9 महीने में फ्रूट देना स्टार्ट करता है, यानी पौधे लगाने का 12 महीना या 1 साल में ही उसमें से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी 12 से 15 महीना भी ये ले लेता है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता है। केले के पेड़ को पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने सबसे नीचे ये कार्टन की छोटे छोटे पीसेस लगाया है जो कि पानी को होल्ड करके रखेगा। उसके ऊपर केले के पेड़ को लगाने के लिए जो मिट्टी मैंने प्रिपेयर किया है उसमें गार्डन सॉइल 50%, 30% राइस हस्क या धान की भूसी जो मिट्टी को पोरस या हल्का रखने में मदद करेगा, 10% गाय का गोबर, 5% नीम खली और 1 मुट्ठी चूना मिलाया हुआ है। नीम खली रूट फंगस से पौधे को बचाएगा और चूना कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, इसीलिए हमेशा पौधों में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए चूना का इस्तेमाल करती हूँ। अब उस मिट्टी के ऊपर और पेड़ के चारों तरफ कुछ गार्डन वेस्ट 50% गली हुई है तो कुछ 70% गली हुई गार्डन और किचन वेस्ट इसके चारों तरफ डाल दिया। ये गार्डन और किचन वेस्ट आधे से ज़्यादा गली हुई है, इसलिए पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करेगा। सूखा गार्डन और किचन वेस्ट से हम जो किचन कंपोस्ट बनाते हैं वो बेस्ट कंपोस्ट होती है अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट ट्रीज के लिए। किचन कंपोस्ट बनाते टाइम हम ज़्यादातर किचन में से जो भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं और गार्डन की वेस्ट मटेरियल को मिलाकर किचन कंपोस्ट बनाते हैं। उस कंपोस्ट बिन में हम अगर केले के छिलके या केले से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हम अगर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो पोटाशियम रिच कंपोस्ट हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। सोसाइटी में अक्सर इस तरह के केले के पेड़ पूजा, गृह प्रवेश आदि फंक्शन में अपने घर के सामने लगाते हैं। उसके बाद फंक्शन खत्म होने के बाद वो फेंक देते हैं। तो उन्हीं से मैं मांग कर इस केले के पेड़ को मैं अपने टेरेस गार्डन में कंपोस्ट बनाने के लिए ले आई थी। कंपोस्ट मटेरियल जितना छोटा या बारीक होगा उतना जल्दी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। केले का पेड़ तना से लेके पत्ते तक पूरी तरह पानी से भरी हुई रहती है, इसलिए इनके बारीक टुकड़े करके मैंने 2 दिन तक इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया था। किचन कंपोस्ट बनाते टाइम ज़्यादातर 2 प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। पहला, उसमें कीड़े बन जाते हैं। दूसरा, कंपोस्ट बिन के अंदर वाले कंपोस्ट को अच्छे से हम मिक्स नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भी आधी कंपोस्ट ठीक से कंपोस्ट हो पाती है और आधी नहीं हो पाती है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करूंगी। मैं इस कंटेनर में किचन कंपोस्ट बनाती हूँ। कंटेनर में जो बनी हुई छेद है वो छेद इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी छेद के अंदर से मक्खी जाकर अंडे दे देते हैं, इसीलिए उसमें कीड़े बनते हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें वो भी बताऊंगी।
ये 1 हफ्ते की गार्डन और किचन वेस्ट को मैंने इस 2 कंटेनर में भर के रखा हुआ है। एक में गीला और सूखा कचरा है, दूसरे में सिर्फ सूखा कचरा है। किचन कंपोस्ट बनाने के लिए इन दोनों चीजों के अलावा हमें चाहिए होगा राख। किचन कंपोस्ट में पीएच लेवल को बैलेंस रखने के लिए राख बहुत मेजर रोल प्ले करता है। किचन कंपोस्ट के अंदर पीएच लेवल बैलेंस रहेगा तो किचन कंपोस्ट के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे। ये राख कंडे, लकड़ी या गत्ते को जलाकर भी बना सकते हैं। पत्थर कोयले से बनी हुई राख का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। किचन कंपोस्ट में कीड़े बनने का और एक बड़ा रीजन होते हैं, उसमें ग्रीन और ब्राउन मटेरियल का सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करने की वजह से। तो आइए एक एक स्टेप देखिए किस तरह से किचन कंपोस्ट बनाने से हमारे किचन कंपोस्ट में कीड़े नहीं बनेंगे, बदबू नहीं आएगा और किचन कंपोस्ट बिन के अंदर किचन कंपोस्ट को मिक्स करने का जो झंझट होता है उससे भी हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आकार में बड़े गार्डन या किचन वेस्ट जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, उसको हटा लेंगे या उसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें मिला सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं साग की गड्डी या इतने बड़े बड़े जो सूखे पत्ते हैं, ये सारे आराम से डिकम्पोज हो जाएंगे। इसमें से सिर्फ हम पॉलीथीन या प्लास्टिक की रस्सियां जो डिकम्पोज नहीं होगा उसको भी हटा लेंगे। जो हरा मटेरियल होता है वो जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज के प्रोसेस पे सबसे पहले वो पानी छोड़ने लगता है। पानी छोड़ रहा है मतलब वो सड़ने लगता है और जब सड़ने लगता है तो उसकी वजह से एक बदबू निकलती है। उस बदबू के वजह से किचन कंपोस्ट की तरफ मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं। राख का इस्तेमाल से किचन कंपोस्ट की पीएच लेवल बैलेंस रहेगा और उसके वजह से किचन कंपोस्ट से निकलने वाला बदबू नहीं आएगा। साथ में मैं मिला रही हूँ यहाँ पर 2 मुट्ठी मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीव जल्दी से जल्दी डिकम्पोज की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो भी किचन कंपोस्ट या गार्डन वेस्ट निकलती है उनको इस तरह से राख और मिट्टी में मिक्स करके कंपोस्ट बिन में डालती हूँ। कंपोस्ट बिन में गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डालने से पहले अगर हम इस तरह से बाहर ही उसको मिक्स कर लेंगे तो हमें बिन के अंदर मिक्सिंग करते टाइम जो झंझट होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये तो थे 2 सॉल्यूशन, एक मक्खी ना बने, दूसरा मिक्सिंग करने में जो झंझट होती है उस झंझट से छुटकारा। लेकिन अगर आप हरे किचन या गार्डन वेस्ट को ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो बदबू जरूर होगी क्योंकि वो पानी ज़्यादा छोड़ेगा। इसीलिए हमेशा ब्राउन मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए ग्रीन की मुकाबले। यानी ग्रीन अगर हम 1/4 रखेंगे तो 3/4 हमारी ब्राउन मटेरियल होना चाहिए। ब्राउन मटेरियल में हमारा बन सकता है मिट्टी, कार्टन या सूखी हुई पत्ते। सूखे पत्ते तो हमें हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए उसके बदले में हम गत्तों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्स कर सकते हैं और मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमारी जो किचन वेस्ट होती है उसमें से जो छिलके होती हैं उनको भी धूप में सुखाकर ब्राउन मटेरियल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्टन या गत्ते का इस्तेमाल करने से कंपोस्ट बिन के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगा। इसीलिए भी कार्टन को इस्तेमाल करते टाइम आप किचन बिन में जो भी चीज़ें डाल रहे हैं उसमें ग्रीन मटेरियल कितना पोर्शन है और वो कितना पानी छोड़ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपोस्ट बिन के अंदर अगर ज़्यादा ड्राई होगा तो कंपोस्ट बनना शुरू भी नहीं होगा और ज़्यादा गीला होगा तो उसमें कीड़े बनने शुरू हो जाएंगे और नीचे से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली पानी निकल जाएगी। न्यूट्रिशन वाली पानी को आप स्टोर करके पौधों में डाल सकते हैं। मुझे किचन कंपोस्ट बनाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया है कितना ग्रीन मटेरियल डालेंगे तो कितना ब्राउन मटेरियल डालेंगे। जैसे मैंने शुरू में दिखाया था 2 केले के पेड़ मेरे पास थे। अगर मैं डायरेक्ट केले के पेड़ को कंपोस्ट बनाती तो बहुत सारा उसमें से पानी निकलता, इसीलिए मैंने उसकी छोटे छोटे पीसेस करके 15 दिन धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। अब ये पत्ते ऑलमोस्ट
60% सूख गए हैं। अब इसमें से ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा और जो भी पानी निकलेगा वो कार्टन को गीला करेगा। कंपोस्ट बिन हल्की सी मॉइस्ट होना ज़रूरी है, तो वही मॉइस्चर ये केले के पेड़ से जो भी पानी निकलेगा उसको मेंटेन करेगा। बाकी किचन और गार्डन वेस्ट की तरह ये केले के पेड़ में भी ढेर सारे राख और मिट्टी डालकर उसको अच्छे से कंपोस्ट बिन में डालने से पहले ही मिला दूंगी। उससे बार बार कंपोस्ट बिन के अंदर चीज़ों को मिलाने की झंझट नहीं रहेगी। केले के पत्ते सूखकर काले हो गए हैं, उसके बावजूद उसमें काफ़ी मॉइस्चर है, इसीलिए पोटाशियम रिच केले के पत्तों को कंपोस्ट बिन में डालने से पहले ढेर सारा कार्टन डाल देंगे। जब तक मैं ये कंपोस्ट बिन भरती हूँ, आइए तब तक मैं बता देती हूँ पोटाशियम की कमी पौधों में आप कैसे पहचानेंगे। पोटाशियम की कमी अगर पौधे में है तो क्या नुकसान होता है और बड़ी आसानी से आप कैसे अपनी पौधों को पोटाशियम रिच फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सबसे पहले पोटाशियम डेफिशिएंसी कैसे पहचाने उसके बारे में बात करते हैं। पत्तों के बीच में जो शाखाएं होती हैं वो शाखाओं के बीच में पीलापन दिखाई देगा और फूलों के पौधों में फूल ठीक से नहीं आएंगे, फलों के पौधों में फल भी ठीक से नहीं आएंगे। अगर पौधों में पोटाशियम की डेफिशिएंसी हमें पता चल गया तो अब बात करते हैं कि कैसे उस पोटाशियम डेफिशिएंसी को हम खत्म कर सकते हैं। पोटाशियम सबसे आसानी से हमें मिलेगा केले के छिलके, वुड ऐश मतलब लकड़ी के राख, राइस वाटर मतलब धुले हुए चावल का पानी, सूखे पत्ते, सूखे फूल, सूखे लकड़ियाँ, साथ में आलू के छिलके आदि में। जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं या नेचुरल खेती करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारे गार्डन में पोटेशियम की कमी बहुत कम दिखाई देती है। पौधे को जब लगाया जाता है तब तो मिट्टी में पोटेशियम है, उसको वो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, फूल और फल देने लगता है, तो बीच बीच में उसे दोबारा से पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो पौधा फूल और फल देना कम कर देता है। इसीलिए हमें किचन कंपोस्ट से बनी हुई सूखा खाद और लिक्विड फर्टिलाइजर बीच बीच में देते रहना चाहिए। किचन कंपोस्ट बनकर रेडी होने में 3 महीना लग जाती है, लेकिन पोटेशियम रिच लिक्विड फर्टिलाइजर 3 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। उसके ऊपर किसी और वीडियो में बताऊंगी। किचन कंपोस्ट जब बनकर तैयार होती है तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कंपोस्ट बिन में मैंने किचन कंपोस्ट को इस तरह से डाला है कि इसको बार बार खोल के हिलाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको पूरी ऊपर तक भर रही हूँ और सबसे ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत से उसको कवर कर रही हूँ और उसके ऊपर ढक्कन ढक रही हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बड़ी बड़ी होल्स नहीं होना चाहिए, तो उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। मेरे पास पुराना मच्छरदानी है, उस मच्छरदानी को कंपोस्ट बिन के चारों तरफ लपेट दूंगी। 3 महीने के बाद मेरी ये पोटेशियम रिच किचन कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके हेल्प में आएंगी और आपके गार्डन में फूलों के पौधों में ढेर सारे फूल और फलों के पौधों में ढेर सारे फल आने में मदद में आएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।